नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सागर जिले के बीना आएंगे। वहीं 50,000 करोड़ के निवेश से बीना रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार शाम को अपने निवास स्थित समत्व भवन में हुई बैठक में 14 सितंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बीमा आगमन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने सागर कमिश्नर और कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओंकारेश्वर में एकात्मक धाम का निर्माण एक अद्भुत प्रकल्प है। देश के प्रमुख संतों महात्माओं की उपस्थिति में आगामी 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में एकात्म प्रतिमा के लोकार्पण समारोह की तैयारियों को पूर्ण किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने खंडवा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत की अवधारणा को समर्पित विश्व में अपनी किस्म के अनूठे एकात्म धाम का विशेष आकर्षण का केंद्र आदि शंकराचार्य की 108 फीट को बहु धातु प्रतिमा है। प्रतिमा स्थल के निकट सभी आवश्यक कार्यों को पूर्ण किया गया है। एकात्म का एकाग्र विशेष संग्रहालय और वेदांत संस्थान की स्थापना के लिए भी कार्य तेजी से पूर्ण करने की प्राथमिकता दी गई है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि आगामी चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। अब राज्य में जगह जगह पर आईटी ईडी के दफ्तर खुल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री पर आईटी ईडी लगी हुई है। प्रदेश में ये आम राय बन चुकी है। सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। और अब जैसी हमारे पास समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे। वहां पर अगर ईडी आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी, कर्मचारियों घर पे छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़, राजस्थान में शासकीय जो सत्ता में है उस पर छापा डाल रहे हैं। ये उनके घबराहट की निशानी है। और हमें जो सूचना मिल रही है, घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में उन घोटालेबाजों के यहाँ, जिनके पास सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली है, उन पर छापा नहीं डाला। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि ग्वालियर बीजेपी की तपोभूमि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया और अटल जी की कर्म भूमि है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ग्वालियर आने का मौका मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि कल भी मैं जन आशीर्वाद यात्रा में था। इस यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी बहुमत से चुनाव जीतेगी। शिवराज सिंह के काम पर जनता मोहर लगाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है
कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे यानी देश की प्रगति और ज्यादा बढ़ेगी। तो एक साथ में इलेक्शन के कारण जो बार बार इलेक्शंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, इससे डेवलपमेंट के लिए हर्डल क्रिएट हो जाता है। तो इवन द ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल्स एक ही साथ होने के कारण उसका बहुत फायदा देश के लिए हो जाएगा। अभी आपने क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात की थी, लेकिन इंडिया नाम के टाइटल को हटाने की कोशिश की जा रही है, भारत नाम की बात की जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत नाम तो पहले से है, 1947 से लेके आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत था और हर जगह भारत नाम को पहले से यूज किया जाता था। लेकिन G20 के जो समिट हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी के सामने इंडिया नाम लिख के भारत की नाम पट्टिका लगाई गई थी, तो क्या इंडिया को बरकरार करने की कोशिश की जाए? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री उन्होंने जो IIT डॉट का गठबंधन है उसको लेकर कहा है कि स्थान के लोगों की मांग है कि हमें भारत में विलय किया जाए। पीओके की सीएम साहब, मेरे सवाल ये है आपसे कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के साथ बाद में बताता हूँ, जन आप दर्शन यात्रा भी चल रही है, साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक जन दर्शन यात्रा निकाल। तो जब पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता केंद्र के राज्य के जन आशीर्वाद यात्रा में आप भी शामिल होने आए, फिर ये पैरेलल में यात्रा? जन आशीर्वाद यात्रा तो 5 जगह से निकली है। मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और हर जगह तो मुझे लगता है कि हमारे सभी नेता लोगों का आशीर्वाद देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यात्रा स्टार्ट हुई है। सामूहिक नेतृत्व से हम आगे जा रहे हैं। हर जगह पे हमारा डिफरेंट लीडर्स जो हर डिस्ट्रिक्ट में जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 49 करोड़ 50 लाख की लागत से 3.14 एकड़ में बनने वाले नए छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर नए कृषि भवन की आधारशिला रखी और धरती पर मां से प्रदेश के धन धान्य से समृद्ध होने और किसानों की खुशहाली की कामना की। बघेल ने छत्तीसगढ़ कृषि भवन के लिए चिन्हित परिसर में स्वर्ण चंपा के पौधे का रोपण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि भवन के अधिकारियों से नए कृषि भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारी ली और इसके बनने से किसानों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना। उन्होंने नए भवन के लिए सभी विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। नवा रायपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन। एक तरफ जहां मंडी बोर्ड के भवन का लोकार्पण हुआ जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया, वहीं कृषि भवन का भी शिलान्यास रखा गया और आज व्यापारियों के लिए होलसेल मार्केट जो पूरे देश का सबसे बड़ा होगा, लगभग 1100 एकड़ में मार्केट बनेगा और उसके साथ एरो सिटी और शहीद स्मारक का भी शिलान्यास हुआ है। तो आज बड़े काम हुए हैं और ये होलसेल मार्केट तो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो गया व्यापार व्यवसाय के लिए। वैसे हमारा जो रायपुर है, छत्तीसगढ़ है, वो उड़ीसा, आधा उड़ीसा का व्यापार तो यहीं से होता है, लेकिन ये जो मार्केट बनेगा और चूँकि ये रेलवे लाइन से भी नज़दीक है, एयरपोर्ट से भी नज़दीक है और भारतमाला परियोजना बन रहा है उसके भी ये करीब है, ये 7 राज्यों के व्यापार को ये प्रभावित करेगा और यहाँ से तब सामान जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। गृह मंत्री का दौरा चल गया है, तो शुरुआत ही उनके जो परिवर्तन यात्रा है जो निकाल रहे हैं उनकी शुरुआत ही परिवर्तन खराब हो गया है ना, शुरुआत ही बेकार गया है, तो उसके बारे में आप क्या बोलें? भाई 27% आरक्षण देने के बाद पिछड़े वर्ग के लोग लगातार मांग कर रहे हैं। तो विधानसभा से हमने 32, 13, 27 और 4% के हिसाब से 76% हमने आरक्षण विधानसभा में पारित किया और अभी तक राजभवन में अटका हुआ है। फोटो लगा देने से क्या होता है, उनको लाभ मिल रहा है क्या, बल्कि उसका तो
दीपावली से पहले पटाखे चलाने और बेचने पर बैन हो गया है। इस घोषणा के बाद पटाखे बेचने वाले व्यापारियों में चिंता की लहर देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 50 सालों से हम पटाखे बेच रहे हैं। पिछले कुछ सालों से दिल्ली में लगातार पटाखों पर प्रतिबंध के चलते हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। दिल्ली सरकार को पटाखों पर बैन लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें। आए जाए, मगर हम एक व्यापारी के पास आए हैं जो पटाखों का पूरे साल इंतजार करते हैं, पटाखे दिवाली पर बेचे जाएं, और वही व्यापारी जो है वो क्या सोचते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर बैठे आए हुए हैं, दुकान पे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पूरे साल इंतजार भी करते हैं दिवाली का, मगर यहाँ पर दीपावली जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल बनती नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों का जो बिजनेस है वो किस तरीके का, और आप लोग अफसोस क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? अब बताइए, अफसोस नहीं क्या करें, तो हम साल भर हो गया हमें पटाखों का, हम इंतजार करते करते हैं। आज पिछले 5 साल से हम लोग आते हैं बर्बादी की राह पे हैं, और दुनिया भर का हम लोगों पे कर्जा चढ़ गया है, और कर्जा ले लेके बैंकों का भी हमें कर्जा देना है, बाहर का भी कर्जा देना है, और हर साल 1 महीने पहले आते हैं कि हमारा व्यापार बंद कर दिया जाता है। अब हम पिछले 50 साल से ये काम कर रहे हैं, और पूरे देश में देखिए कहीं भी पटाखों पे बैन नहीं लगा हुआ। हम दिल्ली सरकार के साथ हैं, प्रदूषण के खिलाफ हैं। हम जो सहयोग हम चाहेंगे हम करेंगे, पर ये है देखिए 4% पोल्यूशन सिर्फ पटाखों से आते हैं। ITI खड़गपुर में बोला है कि 4% पोल्यूशन पटाखों से होता है। नासा तक बोला है कि 4% का पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन के लिए पटाखे वाले कोई जिम्मेदार नहीं है। और ये देखिए उसके बावजूद भी पूरे देश के लोग दिवाली मनाते हैं, बच्चे दिवाली मनाते हैं, और दिल्ली के बच्चे रोते हुए जाते हैं। दिल्ली के बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह करा है दिल्ली के लोगों की, जो उनको दिवाली मनाने के लिए पटाखों को बैन किया जाता है? हम तो सरकार से बस यही प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम लोगों की रोजी रोटी में लात न मारी जाए, और आते हम लोगों को एक काम करने दिया जाए। लाखों लोग शिवाकाशी में बेरोजगार हो जाते हैं, लाखों लोग दिल्ली में बेरोजगार हो जाते हैं। हम लोगों का यही सिर्फ सोर्स का इनकम है, और कोई हमारा इनकम नहीं है। या तो हमें कोई नया काम दे दिए। पटाखे नहीं मिलेंगे फिर दिवाली कैसे मनाएंगे आप? उसके बिना मज़ा ही नहीं है, पटाखे के बिना तो दिवाली मनाने का मतलब ही नहीं होता उसके बिना, तो बच्चा में आ जाता है। पर दिल्ली की सरकार यही कर रही है इतने सालों से, हर साल पटाखे बैन कर देती है, हम क्या करें अब? तो यहाँ पर आप सवाल खड़ा होता है कि सरकार ने तो चलो बैन कर दिया पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्या और भी कई सरकार के पास कोई और रास्ते हो सकते थे जिससे पॉल्यूशन कम हो सकता है? और तो कई रास्ते हो सकते हैं। व्हीकल्स वगैरह, सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि व्हीकल से भी तो पोल्यूशन फैलता है, खाली पटाखों से थोड़ी होता है। तो पटाखे बैन कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड भी तो कर रहे हैं। बैन सारे कर देते हैं, फिर बच्चे पूरे साल इंतज़ार करते हैं, आखिरी में बैन कर देते हैं, फिर वो बच्चे तो नाराज़ हो चुके हैं। यही सवाल कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि युवा जो हैं, बच्चे जो हैं, हर साल कहीं ना कहीं दिवाली का इंतजार करते हैं। वो दिवाली फिर अब की बार भी कहीं ना कहीं फीकी होती नज़र आ रही है, क्योंकि व्यापारी जो है वो नाराज़ है, उनका बिजनेस चौपट हो चुका है। बच्चे जो है जो पूरे साल इंतजार करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं त्यौहार जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके जो पिता हैं या फिर परिवार के लोग हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं खुशियाँ दे सके, मगर वो खुशियाँ अब कहीं ना कहीं निराशा के अंदर बदलती हुई नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 6 जिलों से होते हुए मंगलवार को राजगढ़ जिले में पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा ने रिमझिम फुहारों के बीच खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से जिले में प्रवेश किया। यात्रा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद रोडमल नागर, बंशीलाल गुर्जर मौजूद रहे। बरसते पानी में भी यात्रा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा अगर जिले के नलखेड़ा से यात्रा अल सुबह रवाना हुई थी, जो नांदने गांव छापीहेड़ा होते हुए माचलपुर पहुंचेगी। माचलपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आमसभा को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 14 सितंबर को राजगढ़ में इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 49 करोड़ 50 लाख की लागत से 3.14 एकड़ में बनने वाले नए छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर नए कृषि भवन की आधारशिला रखी और धरती मां से प्रदेश के धन धान्य से समृद्ध होने की, किसानों के खुशहाली की कामना की। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ कृषि भवन के लिए चिन्हित परिसर में स्वर्ण चंपा के पौधे का रोपण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों से नए कृषि भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारी ली और इससे बनने से किसानों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं छत्तीसगढ़ की कोरिया पुलिस द्वारा जिले में चलाए जा रहे समर्थ अभियान के तहत आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है। शॉर्ट फिल्म नशे की हालत में वाहन न चलाने और वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग न करने कोरिया पुलिस द्वारा बनाई गई है, जिसमें नशे के साथ वाहन चलाने से दुर्घटनाएं हो सकती है और जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इसके लिए सभी को सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइव करने की सलाह दी गई है। साथ ही मोबाइल फोन का प्रयोग डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए सुरक्षित रूप से ड्राइव करने के लिए ध्यानपूर्वक रूप से वाहन चलाने और मोबाइल फोन का प्रयोग ड्राइविंग के बाद करने की बात पर जोर डाला गया है। कोरिया पुलिस द्वारा समर्थ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, यातायात, नशा के विरुद्ध अपराध इत्यादि सभी विषयों में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और गांव-गांव में जाकर भी पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। इसी तारतम्य में आज हम यहाँ एक शॉर्ट वीडियो जो कि यातायात नियमों के पालन करने के संबंध में, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करना और नशे की हालत में गाड़ी न चलाने के संबंध में एक शॉर्ट वीडियो जारी किया गया है, जिससे कि यातायात के नियमों का सभी लोग पालन कर सकें। और उसके बाद इंडिया वर्सेस पाक मैच पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर मैं भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देता हूं। हनुमान जी के चरणों का प्रताप है और उनकी मेहनत, लगन, इस लगन के प्रभाव के कारण वह बालक और हमारी भारतीय संपूर्ण टीम इंडिया इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है, जिससे निश्चित रूप से हम सब भारतीयों को गौरवान्वित महसूस हो रहा। और प्रिय बालक हमारा कुलदीप जो है बहुत ही अच्छा बच्चा है और हमारे हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि बरद हस्त ऐसे ही बना रहे और पूरी टीम को भी खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। बाप बाप होता है, देखो भाई, बेटा बेटा होता है, अब बेटा कहाँ जीत पाएगा बाप से। हाँ, जय जय सीताराम। एशिया कप में क्या अंदाज? वहीं वर्ल्ड कप पर पूर्व महिला क्रिकेटर मिताली राज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि होस्ट टीम के होने के नाते हमें फायदा तो होता है, लेकिन होस्ट टीम से उम्मीदें भी ज्यादा होती है। इस मैच में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा होगा। और जिस तरीके से ये क्रेडिट देते हैं अपने प्लेयर्स को, जब भी वो जब भी वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो जैसे एनुअल अवार्ड्स में हर एक टैलेंट जो पोटेंशियल है और एस्पायरिंग क्रिकेटर्स जो हैं, इनको कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हैं उसको रिकग्नाइज करना और अप्रिशिएट करना अपनी एसोसिएशन, अपने स्टेट एसोसिएशन से बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए, जो MPCA एनुअली करते हैं। और इस साल भी जो अंडर-19 वर्ल्ड कप से जो इनके स्टेट से प्लेयर खेले हैं, तो उनको भी सम्मान कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेन और वुमेन क्रिकेटर्स दोनों को एक ही अंडर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अप्रिशिएट और रिकग्निशन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है आज, क्या? मैं तो आज सुबह ही ट्रैवल करके आई हूँ और 56 बना लिया इंडिया, पाकिस्तान खेल रही है। आप अपडेट दे दीजिए। वर्ल्ड कप के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि एज अ होस्ट टीम एडवांटेज है हमारा कंडीशंस का, लेकिन होस्ट टीम पे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज़्यादा होती है। और अगर टीम अच्छा प्रिपरेशन करके उतरती है वर्ल्ड कप में, जहाँ सारे डिपार्टमेंट्स अगर वो ठीक से कवर करके, और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन अगर
यूरोप दौरे के दौरान राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किए गए हमलों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि संकीर्ण मानसिकता के कारण एक बार फिर विदेश में भारत माता की आलोचना की गई है। कुछ लोगों की सोच हमेशा दूसरों की लकीर छोटी करने के लिए होती है। उन्होंने कहा कि भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है, तो कुछ दलों को बेचैनी का अनुभव हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच अपनी लकीर बड़ी करने की नहीं, बल्कि दूसरों की लकीर छोटी करने की होती है। देखिए, कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती है। जिस भारत ने सफलतापूर्वक, और मैं कहूँगा ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक G20 का आयोजन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संभव किया, पूरे विश्व के नेताओं ने, चाहे राष्ट्रपतियों हों, प्रधानमंत्री हों, भारत दर्शन किया और भारत की आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति और मध्य प्रदेश के बालाघाट में सत्ता में बीजेपी विधानसभा चुनाव के पूर्व अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखते हुए प्रत्येक विधानसभाओं में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पहुंच रही है और इस जन आशीर्वाद यात्रा का प्रवेश बालाघाट में किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजयुमो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत की। वहीं इसके अंतर्गत कंजई में जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य प्रवेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।